This conference will now be recorded. नमस्कार। आयुर्वेद अध्ययन नांदेड़ की ओर से आयोजित व्याख्यानमाला के आज के 52वें पुष्प में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले सेशन में आदरणीय वैद्य प्रसाद कुलकर्णी सर ने हमें शोध संकल्पना के बारे में मार्गदर्शन किया था, जिसमें हमने निज और आगंतुक शोध के जो हेतु, सूत्र और चिकित्सा स्थान में दिए हैं वहां तक देखा था। तो मैं आज सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आगे का पार्ट कंटिन्यू करें। धन्यवाद। गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधि विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। तो पिछली बार हमने शोध के हेतुओं के बारे में विवरण देखा और ये हमने समझ लिया था कि चरकाचार्य जी के मतानुसार शोध के दोष हेतुओं का ज्यादातर वर्णन है, व्याधि हेतुओं का इतना वर्णन नहीं है, लगभग नहीं है। यानी शोथ व्याधि जिन दोष प्रकोप से होती है उन दोष प्रकोपों के कारणों का वर्णन ज्यादा मिलता है दोष हेतु। ये चरक संहिता का वैशिष्ट है कि चरक संहिता में ज्यादातर दोष हेतु का वर्णन मिलता है, न कि व्याधि हेतुओं का। व्याधि हेतु में मिलते हैं लेकिन वो बहुत कम रहते हैं। जैसे अभी दोष हेतु वर्णन करने के बाद आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 12वें अध्याय में एक टिपिकल हेतु वर्णन किया था। वो हमने देखा कि शुद्ध्यामय अभक्त कृशाबलानाम शाराम्ल तीक्ष्ण उष्ण गुरूप सेवा, कि अभक्त कृश ऐसी अवस्था में अगर गुरु अम्ल क्षार इन हेतुओं का अगर सेवन रुग्ण करता है, so it is one of the important hetu quoted in the शोथ। यहाँ पे हेतु की स्पेसिफिसिटी दी है, तो ये स्पेसिफिसिटी, ये स्पेसिफिक यूनिक निदान शोध का बताया गया है। अभी इससे आगे अगर देखें तो चरक सूत्र जो 18वां त्रिशोथी अध्याय है उसमें जो 7वां सूत्र है, उस सूत्र में अभी विशेष संप्राप्तियों का वर्णन शुरू होता है। वातज संप्राप्ति, पित्तज संप्राप्ति और कफज शोध की संप्राप्ति वहां पे आती है। समझने की बात यह है कि हेतुओं का वर्णन करने के बाद त्रिशोथी अध्याय में सामान्य संप्राप्ति का वर्णन नहीं आता, डायरेक्टली वहां पे विशेष संप्राप्ति का वर्णन आता है। तो ये विशेष है कि आप शोध अध्याय पढ़ रहे हो, सूत्र स्थान का त्रिशोथी अध्याय, वहां पे आपने सबसे पहले प्रकार जाने, शोध के प्रकार क्या होते हैं, फिर आपने शोध के हेतु जाने, हेतु के बाद अगर संप्राप्ति का वर्णन करना है, लेकिन वहां पे सामान्य संप्राप्ति का वर्णन है ही नहीं, डायरेक्टली विशेष संप्राप्तियों का, वातज शोध की, पित्तज शोध की, कफज शोध की संप्राप्ति का वर्णन शुरू हो जाता है। तो फिर सामान्य संप्राप्ति का वर्णन कहाँ पे है? तो सामान्य संप्राप्ति का वर्णन चरक चिकित्सा स्थान के 12वें अध्याय में। तो सबसे पहले वो सामान्य संप्राप्ति समझने की कोशिश करेंगे जो चिकित्सा स्थान में आई है, वो सामान्य संप्राप्ति है। What is the difference between the samanya samprapti and the vishesha samprapti? That means the samanya samprapti is the basic pathophysiological event occurring in all types of shotha. अगर उसमें कुछ कुछ दोषिक डोमिनेंस से जो जो चेंजेस होते हैं वो फिर विशेष संप्राप्ति में होते हैं। तो फिर सवाल फिर से उत्पन्न होता है कि ये चरक सूत्र 18वें अध्याय में सामान्य संप्राप्ति का वर्णन उन्होंने क्यों नहीं किया, डायरेक्टली विशेष संप्राप्तियों का वर्णन क्यों किया?
उनको क्यों नहीं जरूरी लगा कि यहाँ पे सामान्य संप्राप्ति भी वर्णित करनी चाहिए? तो ये सवाल है। तो इसका उत्तर मिलता है क्या, इसकी कोशिश आज करेंगे। और सबसे पहले चरक सूत्र, चरक चिकित्सा स्थान का जो 12वां अध्याय है, उसमें श्लोक नंबर 8, पेज नंबर 483, ये जो सामान्य संप्राप्ति सूत्र है शोध का, वो समझने की, वो जानने की, चरक को शोध संप्राप्ति कैसी होती है, वो अभिप्रेतार्थ अर्थ कौन सा है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस सूत्र में वो कहते हैं, सूत्र नंबर 8, यदा बाह्यः स्थिरः प्राप्य यदा कफास्त्रपित्तानि संदूषयति इह वायुः तैः बद्धमार्गाः स तदा विसर्प उच्छेदलिंगम श्वयथुम करोति। आ गया ये संप्राप्ति, उन्होंने ऐसे वर्णन कर दी। बाह्यः शिरः प्राप्य यदा कफास्त्रपित्तानि संदूषयति इह वायुः। तो इसका अगर अन्वय लगाया हमने, तो ये अन्वय किस प्रकार से लगेगा? यदा, यदा इह वायु, यदा, यदा यानी क्या? वेन, जब, जब इह, इह यानी ये, दिस एंटिटी, दिस वन, यदा इह वायु, जब ये वायु क्या करता है? जब ये वायु बाह्यः शिरः प्राप्य, यदा इह वायुः बाह्यः शिरः प्राप्य, जब बाह्य शिरा को प्राप्त हो जाता है, कौन? यदा इह वायुः बाह्यः शिरः प्राप्य, और फिर क्या करता है? कफ अश्रुक पित्तानि संदूषयति। So the stage one is यदा इह वायुः बाह्यः शिरः प्राप्य, और बाह्यः शिरः प्राप्य करके वो क्या करता है? कफ अश्रुक पित्तानि संदूषयति, कफ पित्त और रक्त का दुष्टीकरण होता है, उनकी दुष्टि होती है। फिर तदाह तैहि बद्ध मार्गम, उनकी दुष्टि हो गई, और ये कफ पित्त और रक्त द्वारा क्या किया? फिर तैहि बद्ध मार्गम, तैहि यानी उनके द्वारा, उनके द्वारा यानी किनके द्वारा? कफ अश्रुक पित्त, उनके द्वारा बद्ध मार्ग, बद्ध मार्ग, वायु के गति को अवरोध उत्पन्न हुआ। तदाह तैहि बद्ध मार्गः, और उसके बाद क्या होता है? विसर्पंस उच्छेदलिंग, और इससे उस श्वेत की उच्छेद प्रकार से हेलो,
इस प्रकार सामान्य संप्राप्ति का वर्णन किया है। यदा इह वायुः येतोय का? मध्ये मध्ये ब्रेक होतोय सर. बरं, ठीक आहे. यदा इह वायुः, यदा इह वायुः, संप्राप्ति की शुरुआत कैसे की है उन्होंने? यदा इह वायुः, तो सामान्य संप्राप्ति का वर्णन और शुरुआत किससे की है? इह आवाज सर ब्रेक होता है. कि इस संप्राप्ति में शोध चाहे कोई भी हो, आवाज येतोय का आता? हॅलो, येतोय सर आता. क्लियर आहे? हा, आता क्लियर आहे. ठीक है. तो जो हमने अभी सामान्य संप्राप्ति पढ़ी, यदा वायुः, यदा इह वायुः बाह्यः स्थिरः प्राप्य है कि इस संप्राप्ति वायु ये प्रधान ये शोध है, शोध की संप्राप्ति नहीं, सामान्य संप्राप्ति है। ये बात है, ये शोध की सामान्य संप्राप्ति होते हुए भी यहाँ पे शुरू में कहा वायु अपने हेतु एक होना से सबसे इम्पोर्टेंट भावी घटना है शोध होने के लिए। विदाउट वात प्रकोप शोध होगा ही नहीं। शोध प्रकार का वात व्याधि है। हमारे दिमाग में संकल्पना जानू शूल है, कटिशूल है, मन्याशूल है, या सिर्फ उतना ही वात व्याधि है, अस्थि मज्जागत वात है तो भी वात व्याधि है, ऐसा हो यह अपेक्षा नहीं है, आचार्यों को भी है। वात व्याधि की संप्राप्ति क्या है? देहे स्त्रोताओं से पूरयित्वा अनिलो बलि। अभी ये स्त्रोतस रिक्त कौन से हो गए? अभी ये बाह्याः सीराः शून्यानि, वहां पे तो जब ये वात प्रक होता है तो ये वायु कफ और रक्त वहां पे का उस जगह पे का निर्माण हो जाता है और उस कहते हैं।
तो इस संप्राप्ति में हम शोध है। तो ये इम्पोर्टेंट ना, यदा इह वायु, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द संप्राप्ति। अपने हेतुओं के कारण स्वतंत्र रीत्या और परतंत्र रीत्या वात का प्रकोप होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट है। स्वतंत्र वात प्रकोप यानी परतंत्र वात प्रकोप क्या, ये हमने देखा है कि अगर हेतु वात के वात के गुणों के सामान्य है तो वो स्वतंत्र है, और वायु फिर भी के गुण ये भिन्न भिन्न है। शरीर में शरीर में सर सॉरी पण आवाज ब्रेक होतोय। जैसे में अभिधि आहार से, गुरु आहार से शरीर में वात प्रकोप हो रहा है तो सबसे अच्छा। हेलो, सुरुवातीला सर एक हेलो। 2 मिनिट येते, नंतर ब्रेक होतो। माहित नाही मला आता काय रेंजचे अडचण असेल काय माहिती। ठीक आहे, आता क्लिअर येतोय का? हा आता येतोय क्लिअर सर। ठीक आहे, बघूयात, जर आता परत अडचण आली तर मग थांबूयात, मग उद्या सकाळी घेऊयात मग। ओके सर, ठीक आहे, बघूयात। सुरुवातीपासून घेऊयात का कसं काय? संप्राप्ती सुरू केली तेव्हापासून थोडा ब्रेक होतोय सर। हा जो 8वां श्लोक आहे। ठीक, तो ये जो सामान्य चिकित्सा का, सामान्य संप्राप्ति का सूत्र है, बाह्यः शिरः प्राप्ते तथा श्रुत्यानि अनुशयति इह वायुः। उसका अन्वय अगर हम लगाया तो क्या होता है कि यदा इह वायुः प्राप्य, सबसे प्राप्त पहली घटना, सबसे इंपॉर्टेंट घटना, सबसे आवश्यक घटना, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इस सामान्य संप्राप्ति में कौन सा है? तो यदा इह वायुः, इन हेतुओं के कारण वात का प्रकोप हो जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट घटना है। अगर वात प्रकोप होगा ही नहीं तो शोध की निर्मिति नहीं हो सकती, शोध की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इसी कारण यहाँ पे जो शोध की शुरुआत है तो उन्होंने लिखा यदा इह वायुः। तो ये शोध जो है वो एक प्रकार से वात व्याधि ही है। देहे स्त्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वा अनिलो बली करोति विविधान व्याधि सर्वांग एकांग संश्रितान। देहे स्त्रोतांसि रिक्तानि, स्त्रोतांसि रिक्तानि की जगह पे शिरानि रिक्तानि, बाह्यः शिरानि, तो देहे यह शिरानि रिक्तानि पूरयित्वा अनिलो बली, तो ये शोध की संपत्ति वहां पे उत्पन्न हो जाएगी। तो शोध प्रकार से वात व्याधि ही है, वात व्याधि ही है। इसीलिए इस संप्राप्ति में वायु का अनन्य साधारण महत्व है, और वो चिकित्सा में भी दिखता है। चिकित्सा हम देखेंगे शोध की तो उसमें भी
वात का अनुलोमन करने की, वात की शमन चिकित्सा, ब्रूहण चिकित्सा वहां पे आ जाती है। तो देखिए संप्राप्ति मुख क्या कहते हैं। मयूरी आवाज आ रहा है ना अभी? यस सर, ये तो है। तो यदा इह वायु बाह्यः शिरः, शब्द प्रयोग क्या किया है उन्होंने यहाँ पे, बाह्यः शिरः। यहाँ पे टिपिकली शिरा ऐसा शब्द लिखा है, वो स्त्रोतस भी लिख सकते थे, धमनी भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने यदा वायु इह वायु बाह्यः शिरः प्राप्य ऐसा लिखा। यदा वायु बाह्यः स्त्रोतसः प्राप्य ऐसा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? उन्होंने बाह्यः शिरः ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द प्रयोग किया है। स्त्रोतस और शिरा इनमें भी सूक्ष्म भेद है। हालांकि दोनों भी, स्त्रोतस भी और शिरा भी, दोनों भी धातु अवकाश है, लेकिन उनमें भी फर्क है। शरणार्थ शिरा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, जो शरण करती है उसको शिरा कहते हैं। धामना धमन्या, तो यहाँ पे धमनी में क्या रहता है कि वायु की पल्सेटिंग गति रहती है, और श्रवणार्थ स्रोतांशी श्रवण होता है। तो सूक्ष्म भेद शिरा, धमनी और स्त्रोतस में है, और ये सूक्ष्म भेद जानते हुए उन्होंने शिरा शब्द का प्रयोग वहां पे किया है। यदा इह वायु बाह्यः शिरः प्राप्य। और इस शिरा, धमनी और स्त्रोतस में एक कॉमन थिंग भी है, एक सिमिलैरिटी भी है, जैसे एक डिफरेंस भी है उनमें थोड़ा सा सूक्ष्म, वैसे एक कॉमन थिंग भी है। वो कॉमन थिंग कौन सी है कि ऑल दिस थ्री एंटिटीज, शिरा, धमनी एंड स्त्रोतस, all these three entities, the bhavagataka that is flowing through that entities are driven by the vayu gati. Vayu is continuously flowing through Sira, Dhamani and the Strotasa. And due to this tremendous gati of the Vayu, the Bhavagataka from the Sira, Dhamani, Strotasa are traveled, are transported from one destination to another destination. तो यहाँ पे जो शिरा शब्द लिखा है सामान्य संप्राप्ति में, उसका अलग ही महत्व है, उसका महत्व हमको मालूम है कि सुश्रुत शारीर स्थान का जो 7वां अध्याय है, शिरा वर्ण विभक्ति शारीरम व्याख्यास्यामः, सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 7, उसमें शिराओं का वर्णन है। अब आगे जाके घर पे वो अध्याय पढ़िए, तो वहां पे उन्होंने 4 प्रकार की शिराएं कहा है, वातवह, पित्तवह, श्लेष्मवह और रक्तवह। तो इन 4 प्रकारों के शिराओं का वर्णन वहां पे आता है। शिरा में से जिस जिस दोष का वहन होता है, जिस दोष का डोमिनेंस उस शिरा में रहता है, उस दोष का नाम उस शिरा को दिया जाता है। जैसे वातवह शिरा, पित्तवह। शरीर में अगर ऐसे आप देखें तो ये 4 शिराएं अलग अलग है ही नहीं। These are not what we can say the structural classification of the shiras. This is the functional classification of the shiras. That's why Sushruti is saying nahi vatam shira kashit na pittam kevalam tata श्लेष्माणं वा भवति एता अतः सर्ववहा स्मृता। ये 4 शिराएं अलग अलग है ही नहीं, फिर भी उन्होंने वातवह, पित्तवह, श्लेष्मवह, रक्तवह ऐसी शिराओं का नॉमेनक्लेचर किया अकॉर्डिंग टू द दोषिक डोमिनेंस।
और हमको ये भी मालूम है कि ये जो शिराएं रहती हैं वो शिराएं रक्त धातुओं का उपधातु है, रक्त का उपधातु है। इसी कारण जो प्राकृत रक्त धातु का वर्ण है वही वर्ण प्राकृततः इन नॉर्मल फिजियोलॉजी इस शिरा को प्राप्त हो जाता है। एक्चुअली रक्त ये द्रव धातु है। तो फिर सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये जो द्रव स्वरूप धातु है, ऐसे द्रव स्वरूप धातु से ये ऐसी शिरा एज ए वेसल कैसे उत्पन्न होती। तो इस रक्त का पाक होता है और उस रक्त धातु का पाक होते समय उसमें मेद धातु का स्नेह भाव मिश्रित होता है और उस स्नेह का मृदु पाक होने से शिरा की निर्मित होती है। तो शिरा ये इलास्टिक क्यों है, वो फ्लेक्सिबल क्यों है, वो एज ए व्हाट वी कैन से हार्ड पाइप क्यों नहीं है। तो ये इलास्टिसिटी जो शिरा में आती है वो मेद धातु का स्नेह भाव उसमें मिश्रित होने के कारण उस शिरा की जो भित्ति है, शिरा की जो वॉल है, वो इस शिरा की जो निर्मित है पाक से बनने के कारण, मृदु पाक से ये इलास्टिक इन नेचर होती है, उसको इलास्टिसिटी रहती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि शिरा ये उपधातु होने के कारण वो गति विवर्जित रहती है। गति विवर्जित का तात्पर्य क्या है कि उससे आगे और किसी की निर्मित नहीं होती। धातुओं को गति रहती है, उपधातु जो रहते हैं वो गति विवर्जित रहते हैं और शिरा उपधातु है। इसी कारण जब रक्त दुष्टि होती है तो रक्त दुष्टि का फाइनल लैंडिंग, फाइनल डेस्टिनेशन शिरा ही होते हैं। क्यों शिरा होते हैं? क्योंकि रक्त के उपधातु है और जब शिरा दुष्ट हो जाती है तो उसका फाइनल डेस्टिनेशन, उसका फाइनल स्टेशन, उसका लैंडिंग एरिया शिरा ही होंगे। इसीलिए इस श्लोक में भय्याः शिराः प्राप्य, शिरा शब्द यूज किया है क्योंकि ये रक्त दुष्टि का फाइनल डेस्टिनेशन है। तो शिरा की नॉर्मल फिजियोलॉजी समझनी चाहिए कि शिरा की निर्मित में मूल धातु जो रक्त है वो रक्त और मेद इनकी इन्वॉल्वमेंट है, मेद धातु के स्नेह की इन्वॉल्वमेंट है। तो रक्त और मेद से निर्मित ये शिरा है। हमको मालूम है कि जब पांडु की दृष्टि होती है तो पांडु की संप्राप्ति में रक्त और मेद धातु की दृष्टि होती है और उसे कारण वहां पे शोथ की भी उत्पन्न हो जाती है, शोथ की भी निर्मित हो जाती है। इसीलिए पांडु चिकित्सा के जो रक्त मेदगामी शिला जतु जैसे कल्प है, काप्यादि लोह जैसे कल्प है, कौट जाति शिला जतु जैसे कल्प है, वो शोथ पे भी उपयुक्त है। क्यों? रक्त मेदगामी उनका गामित्व है, इसी कारण। तो रक्त और मेद से निर्मित वो शिरा है। और संप्राप्ति कैसी हो रही है? यदा वायु बाह्यः शिरः प्राप्य। चरक मीमांसा के जो 5वां अध्याय है, क्रोधोभिमानी अध्याय, उसमें सृष्टि के 5वां अध्याय है, प्रकार भी वर्णित किए हैं उन्होंने। उसमें श्लोक नंबर चरक मीमांसा को जो पावर जो 24 है, पेज नंबर 252, ग्रंथयोपि वा शिराणां ग्रंथ
एक प्रकार की सोतो दृष्टि है। तो ये शिरा ग्रंथि का तात्पर्य क्या है, तो उसका अर्थ हम दो प्रकार से ले सकते हैं कि शिराओं की ग्रंथि होना या फिर शिरा में ग्रंथि उत्पन्न होना। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, शिरा ग्रंथि, शिरा में ग्रंथि या शिरांकी ग्रंथि, शिराओं की ग्रंथि। तो यदा इह वायुः बाह्यः शिरः प्राप्य, और इस शिरा की निर्मित प्राकृततः रक्त धातु और मेद धातु से होती है। और इस शिरा का फंक्शन किस प्रकार से होता है, वो भी सुश्रुत जी ने कहा है। जो सुश्रुत शरीर स्थान का तीसरा अध्याय है, उसमें उन्होंने कहा है कि उपस्नेहन न्याय से ये शिरा अपना कार्य करती है। तो ये उपस्नेहन न्याय जो है वो है। शिरा भाव, क्योंकि is traveling through शिरा, it get absorbed in form in the adjacent, कारण शिरा में जो अगर दूषित रहा है, वहन कर है, और ऐसा दुष्ट रक्त अगर शिरा से वहन हो रहा है तो हम एडजेसेंट धातुओं में भी इसी, और ऐसा दूषित रक्त कर रहा है तो एडजेसेंट वहन होता है उसका वर्ण, जाके हम जब इस, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे लक्षण में क्यों सर हेलो, जो हेलो, तुम्हें वैवर्ण क्यों आ जाता है, तो इसी कारण शोध में वैवर्ण आ जाता है, क्योंकि वो उपस्नेहन न्याय से जब एडजेसेंट से दूषित भाव येत नाहीये का आवाज, आवाज येत नाहीये का, आवाज येत नाहीये का? शिरांचं जे उपस्नेह न्यायापासून सांगत होते तेव्हापासून येत नाहीये सर, ब्रेक होतोय मध्ये मध्ये. हेलो, हेलो हेलो, हेलो, हा येतोय का आवाज, आता येतोय सर, आवाज येतोय का? हेलो, बरं ठीक आहे, थांबूयात आपण आज, आपण उद्या सकाळीच घेऊयात 7 वाजता. ठीक आहे सर, चालेल. हो उद्या सकाळी 7 वाजता घेऊयात. ठीक है सर. तो नेटवर्क इशू के चलते आज हम यहाँ पे रुकते हैं. कल सुबह 7 बजे यही लेक्चर कंटिन्यू होगा. थैंक यू ऑल.